हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास में अब तक ये 10वां लेक्चर है। अब तक हमने जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सब कुछ कंप्लीट कर लिया और कल हमने महाजनपद काल शुरू किया था। तो निधि, अगर तुम क्लास में हो तो तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? यस और नो बोल दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी निधि? ठीक है। तो कल हमने जो हमारे नोट्स थे उसमें महाजनपद काल के बारे में जो जानकारी ली थी, हमने उसमें महाजनपद काल की जो ज्योग्राफी है वो देखी थी पूरी। तो महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, उनमें से हमने जो बेसिक पढ़ा था उनमें एकमात्र महाजनपद था जो कि अशमक था, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इसके अलावा एक महाजनपद जो था वो राजस्थान में था, एक इंडिया के बाहर था जो कि आपका गांधार है। इसके अलावा कम्बोज के बारे में हमने पढ़ा था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर वाली से जगह पे सिचुएटेड है। दो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे, उनमें एक था आपका मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी और पाटलिपुत्र भी थी, और एक थी आपकी अवंती, जिसकी दो राजधानियां थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। इसके बाद हमने महाजनपद महाजनपद काल किसे कहते हैं या महाजनपद किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। सारे 16 महाजनपद की जो विशेषताएं थी हमने देख ली थी, क्या क्या विशेषताएं हैं और वो कहाँ पे स्थित है, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है। इसके बाद महाजनपद की जो राजनीतिक संरचना थी वो हमने देखी थी कि महाजनपद काल में राजनीतिक संरचना कैसी थी और ये किस तरीके से वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से अलग थी, यानी तीनों में जो कंपैरिजन था वो भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद महाजनपद काल क्यों बना या फिर कृषि में क्या परिवर्तन आए थे उत्तर वैदिक काल से, वो पढ़ा था हमने। महाजनपद काल की विशेषताएं क्या थी, यानी महाजनपद कैसे बनता है, एक महाजनपद होने के लिए कौन सी 7 चीजें जरूरी होती है वो हमने देखा था। इसमें राजा, मंत्री, देश, देश का मतलब यहाँ पे एरिया होता है, जमीन होता है, दुर्ग वाले शहर यानी कि जो दुर्ग होते हैं वो, खजाना यानी कि पैसा, सेना और मित्र, मित्र मतलब राजा के जो मित्र राज्य होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। है ना? फिर इसके बाद हमें यहाँ से देखना था कि गण, संघों और साम्राज्य के बीच में क्या अंतर था। गण संघ का मतलब होता है ऐसे राज्य जो 16 महाजनपद में, जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें जो है कि डेमोक्रेसी थी, यानी कि राजा जो था वो कुलीन लोगों के द्वारा चुनाव करके आता था। और कुछ जो साम्राज्य थे जिनमें राजशाही चलती थी, मोनार्की चलती थी, उसमें राजा जो होता था परिवार का ही कोई व्यक्ति होता था, यानी राजा के बाद ही कोई राजा बनता था। तो इनके बीच में हमें क्या डिफरेंस है वो आज हम देख रहे हैं। ये ही डिफरेंस आपको मेंस में लिखने को आ सकते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र के बीच में डिफरेंस बताइए महाजनपद काल के समय। तो वो हम एक अच्छे से देख लेते हैं। तो गण संघ किन्हें बोलते हैं? इनका जो मुख्य कार्यालय है जिसे गणपति या गणराज्य के नाम से जाना जाता था, ये वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं था। राजा वही बनता था जो योग्य होगा, जिसमें सारी क्षमताएं होगी। इसमें आप या तो चुनाव करवा सकते हो या फिर कोई परीक्षा करवा सकते हो राजा बनने के लिए, जैसे कि मल्ल और वज्जी नाम के महाजनपद में होता था। साम्राज्य में क्या होता था, यानी कि राजा होता था और उसके परिवार के पास ही पूर्ण शक्ति होती थी, यानी कि राजा जो होता था यहाँ पे वंशानुगत होता था। राजा के बाद उसका जो बेटा होता था वही राजा बनेगा ऐसा माना जाता था, या फिर राजा का बेटा नहीं तो राजा के परिवार में से ही कोई राजा बनता था। तो ये सबसे बड़ी जो है डिफरेंस मिलेगा आपको गण संघों और साम्राज्य के बीच में, जो कि आप देखो। सेकंड जो था पॉइंट वो था, गण जो है पूर्वी भारत में हिमालय की तलहटी के पास में रहते थे। गण का मतलब ये माना जाता है कि गण जो होते थे
वो ज्यादातर ऐसे राज्यों में होते थे जो छोटे होते थे। तो हिमालय की तलहटी के पास, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी राज्य शुरू हो जाता था, वहां पे रहते थे। लेकिन जो साम्राज्य होते थे वो गंगा घाटी के हरे भरे जलोढ़ विस्तार में इन राज्यों का घर था। यानी कि ये जो महाजनपद होते थे ये मैदानों में होते थे, ये थोड़े पहाड़ी आप बोल सकते हो और ये मैदान वाले बोल सकते हो। इसीलिए मैदान वाले जो होते थे महाजनपद वो बड़े होते थे, जैसे कि आप मगध को देख सकते हो। ठीक है। फिर अगला डिफरेंस क्या था? जो आपके गणतंत्र होते थे वहां पे सरकार की प्रतिनिधि जो है प्रणाली के साथ में शासन होता था, प्रतिनिधि प्रणाली होती थी। अब प्रतिनिधि प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैसे वर्तमान में जो हमारे पास लोकसभा है, लोकसभा में क्या होता है, प्रतिनिधि होते हैं, जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, वोटिंग होती है। और हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो जाके प्रधानमंत्री को चूज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रतिनिधि प्रणाली के साथ शासन किया जाता था। जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जो होते थे, जो मंत्री होते थे, वो राजा को शासन करने में हेल्प करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे जो राजतंत्र था वहां पे राजा मंत्री और सलाहकार परिषद, जैसे कि परिषद और सभा से उनसे सलाह तो लेता था, लेकिन वो उनकी सलाह मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं होता था। वो कभी भी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। फिर यहाँ पे हम देखें गणतंत्र में, ये यहाँ पे गणतंत्र है और यहाँ पे राजतंत्र है। ठीक है। तो यहाँ पे संथागरा के नाम से जाने वाले एक हॉल में परिषद के विषयों पर चर्चा और बहस की जाती थी। और मतदान के लिए सल्का का उपयोग किया जाता था, जो कि लकड़ी के ब्लॉक होते थे, है ना। मतलब ये इतना डिटेलिंग है, ये इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे वोटिंग वगैरह का सिस्टम होता था। यहाँ पे राजतंत्र में क्या होता था, राजा देवत्व की अवधारणा के उभरने के साथ साथ लोगों की सभाओं का महत्व कम हो गया। सभाओं का महत्व कम हो गया, यानी कि जो मंत्री परिषद है उनसे सलाह तो ली जाती थी, लेकिन राजा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। और समारोह पर अधिक जोर दिया जाता था, यानी कि राजा के हिसाब से समारोह होते थे। तो ये एक और बड़ा अंतर इन दोनों में देखने को मिलता है। अगला जो अंतर है, यहाँ गणतंत्र में गढ़ सत्तारूढ़ संघों में केवल दो स्तर थे। यानी कि यहाँ पे क्षत्रिय होते थे और दास कर्मकार होते थे। यानी कि जाति प्रथा जो थी यहाँ पे थोड़ी लचीली थी, जाति प्रथा इतनी कठोर रूप से यहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन राजतंत्र में जाति संबंधता और राष्ट्रीय निष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया था। अब यहाँ पे राष्ट्रीय निष्ठा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय निष्ठा का मतलब ये होता है कि अगर राजा के दरबार में कोई मंत्री है या सेनापति है, तो क्योंकि वो वर्षों से उस राजा के लिए समर्पित है, निष्ठावान है, तो अगला सेनापति भी उसके बच्चे को ही बनाया जाता था, उसके परिवार से ही बनाया जाता था, ये मानकर क्योंकि ये राजा की निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत टाइम से इन्होंने राजा की सेवा की है, तो इनका बच्चा भी उसी तरीके से सेवा करेगा। तो ये वंशानुगत यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तरीके से वंशानुगत सिर्फ राजा बनने में नहीं है, उनके मंत्रियों में वंशानुगत को देखा जाता है। एक कुल या कुलीन परिवार से ही सारे मंत्री लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गण सत्ता में यहाँ पे या फिर गणतंत्र में जो होता था, यहाँ पे किसी भी वर्ग से आप राजा के शासन में शामिल हो सकते थे, उसके राज परिषद में शामिल हो सकते थे। बस शर्त ये थी कि आपको मेरिट होनी चाहिए, आप में वो सारे गुण होने चाहिए। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री में आपको इनमें से चार पॉइंट दिए जाएंगे गणतंत्र से रिलेटेड, और उनमें से एक या दो गलत हो सकते हैं या चारों गलत हो सकते हैं। उस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। मेंस में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि महाजनपद में गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर था, किस तरीके से शासन प्रणाली थी। आपको डिटेल में इनके जो भी डिफरेंसेस है वो लिखने रहेंगे। नेक्स्ट है गणतंत्र राज्यों के से अधिक एक दूसरे के प्रति सहिष्णु थे। गणतंत्र सहिष्णु थे, यानी कि जो जिन्हें टॉलरेंट बोला जाता है, ये गणतंत्र में इतने ज्यादा झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि सारे जो डिसीजन है वो एक दूसरे से बात करके लिए जाते थे। इसकी वजह से यहाँ पे इतने ज्यादा झगड़े नहीं होते थे। लेकिन राजतंत्र में जो होता है, राजतंत्र में ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं वो राजा के द्वारा लिए जाते हैं, राजा के परिवार के द्वारा लिए जाते थे। इससे क्या होता था कि कई बार गलत डिसीजन भी अगर राजा अच्छा है तो केपेबल है तो बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन अगर राजा गलत है या फिर राजा में कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है रूल करने की, तो गलत डिसीजन भी लेता था। जिसकी वजह से बहुत बार वो अपने आसपास के राज्यों पे अतिक्रमण भी कर देता था, आक्रमण भी कर देता था, जैसा कि मगध में हुआ था। और इसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट हो जाता है, या फिर अगर आपका राज्य कमजोर है तो आपका राज्य खत्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है
महावीर जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, वो वज्जी नाम के जो महाजनपद है वहां से आए थे। और जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश, जो कि एक और गणतंत्र राज्य था, वहीं से ये आए थे और ये अपने विचारों को अधिक स्वतंत्र रूप से फैलाने में सक्षम थे। दूसरे राज्य जो थे, जो कि राजतंत्र थे, वहां पे क्या थे, ब्राह्मण जो रहते थे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे राजा पे। राजा के सभी कार्य जो होते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा होते थे, ब्राह्मणों से परमिशन लेके होते थे, और ज्यादातर वो सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों पर टिके हुए थे। इसकी वजह से अगर कोई भी, आप देख सकते हैं कि जो गणतंत्र थे वो आज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा मिलते जुलते हैं, यानी कि वहां पे आपके डिसीजन लेना, अगर कोई नया आइडिया है तो वो आप ज्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो। जबकि राजतंत्र ये सब होना पॉसिबल नहीं था। राजतंत्र जो था रूढ़िवादी था, यानी पुरानी परंपराओं को चलाता था। गणतंत्र जो थे वो नए धर्म जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी आगे लेके चलते थे। तो ये डिफरेंसेस है। यहाँ तक अगर किसी को आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा है? जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है अभी, हर्षिता, पारुल, निधि, आपको अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो डिटेलिंग है, जो इनमें डिफरेंसेस है, अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में हैंड रेस करके या फिर आपका माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक और डिटेल में पे जिसमें आपको सारे जो महाजनपद है वो बता रखे हैं। एक चीज नोटिस करना, हमेशा नोटिस करना, इंडिया में जब भी आप पॉपुलेशन देखोगे तो ये जो पट्टी है जो पाकिस्तान से शुरू होती है और बांग्लादेश तक जाती है, यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी और सबसे ज्यादा जो महाजनपद है वो भी आपको यही देखने को मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे गंगा और यमुना जैसी बड़ी रिवर्स है और इनके पास मैदान भी जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है। आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप देखोगे तो यहीं पे यूपी एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। अगर इस साइड जाएंगे हम तो पाकिस्तान में पंजाब वाला जो एरिया है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में, वहां पे आपको पॉपुलेशन दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है ना। इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ साउथ इंडिया का एकमात्र जो महाजनपद है वो अशमका है। राजस्थान का जो है मत्स्य है, ये इन्होंने बहुत ही राइट साइड में दे दिया, आप इतना इसको मार्क कर सकते हो, बड़ा मान सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अब यहाँ पे हम महाजनपद से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब महाजनपद टाइम ही है ये, लेकिन महाजनपद में जो राजवंश थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने लगे, है ना। तो यहाँ पे कैसे कैसे मगध में शासक आए, मगध में अलग अलग जो शासक आए थे तो वो किस तरीके से आए थे और उन्होंने कैसे रूल किया मगध में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। इंडिया में सबसे पहले जब हिस्ट्री में लोग रहना शुरू हुए थे, पहले तो आदि मानव रहते थे, जंगलों में रहते थे, जो कि 10,000 बीसी से लेके आप 4,000 बीसी तक मान सकते हैं ना। बीसी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिफोर कॉमन इरा, या फिर ईसवी पूर्व इसको बोल सकते हो। यहाँ पे मानव जो था जंगलों में रहता था। देन आपकी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपकी आ जाती है 2350 से लेके 1750 बीसी तक, है ना, बीसी। ठीक है, ये समझ जाना मैं जो लिख रहा हूँ। इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रहती है, जहाँ पे मानो पक्के मकान बना के शहर बना के रहता है। उसके बाद आपका टाइम पीरियड आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आपका आता है 1500 से लेकर 1000 बीसी, ये सभी है ना ईसवी के पूर्व, यानी कि जीरो के पूर्व, यीशु मसीह के जन्म के पूर्व की बात हो रही है। इस समय तक वैदिक पीरियड होता है। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, ये आ जाता है आपका 1000 से लेके 600 बीसी तक। ये आपका लेटर वैदिक पीरियड होता है, जिसमें बाकी के 3 जो वेद है वो लिखे गए थे। और लेटर वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजनपद काल, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ये 600 से लेके 300 बीसी तक चलता है ना। ये आपको मैंने एकदम टाइमलाइन बता दी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हो ना। पहले आदि मानव काल रहता था, जिसे पूरा पाषाण काल बोला जाता था। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, अलग अलग हिस्टोरियन होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, लेकिन ये सभी मान लेंगे। फिर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपका ये टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ऋग्वेद इसमें लिखा गया, यहाँ पे आर्य भारत में आए और वैदिक संस्कृति यहाँ पे स्थापित की। फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से
600 बीसी तक रहता है, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखे गए, और इस समय पे वैदिक जो सभ्यता है वो और ज्यादा इंडिया में फैली। फिर आता है महाजनपद काल, जहाँ पे इंडिया में जो है साम्राज्य बनना शुरू होते हैं, और नए नए राज्य और सम्राट बनना भी यहाँ पे शुरू होते हैं। मगध जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगता है, और फिर आगे उसको जो है हम देखेंगे कि कैसे मगध में नए नए जो एम्परर थे, राजा थे, वो आए थे और उन्होंने क्या क्या किया वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री, जो हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महाजनपद का पहला इंट्रोडक्शन हमें मिलता है बौद्ध जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जो आगम है उनमें आपको महाजनपद के बारे में पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। मगध के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, महाभारत और पुराणों के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि मगध के जो राजा थे सबसे पहले थे वृहदत्त थे, और इन्होंने मगध एम्पायर की शुरुआत की थी, और ये मगध वृहदत्त जो थे मगध राजवंश के जो है संस्थापक थे। इंडिया का पहले साम्राज्य की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले की बात हो रही है। फिर इनका बस वृहदत्त के बारे में सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये इन्होंने मगध का शासन शुरू किया था। वृहदत्त के बाद आते हैं जरासंध, जो वृहदत्त के पुत्र होते हैं। ये पराक्रमी राजा थे, और इन्होंने कंस को हराया था। अब ये कंस जो है ये आपके महाभारत वाले ही है ना। महाभारत में जो कंस होते हैं जिनका जो वध होता है वो कृष्ण भगवान करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री भी है और माइथोलॉजी भी है। हिस्ट्री है यानी कि महाजनपद तो था ये, लेकिन माइथोलॉजी मतलब माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक चीजें, ऐसी चीजें जिनमें सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि हमें उसके प्रमाण नहीं मिले। तो अब जैसे भगवान की बात आ गई यहाँ पे, तो इसके हिस्टोरिकल प्रूफ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है, इसलिए हम हिस्ट्री को मानते हैं कि जरासंध मथुरा यहाँ के राजा थे मगध के, और इन्होंने कंस को हराया था, और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक कर लिया था, मथुरा तक। ठीक है, क्योंकि कंस मथुरा पे राज्य करते थे, तो जैसे इन्होंने कंस को हराया तो इनका राज्य मथुरा तक आ गया था। जरासंध का वध जो होता है श्री कृष्ण भगवान करवाते हैं पांडव के द्वारा। पांडव को लड़ने का बोलते हैं, और जरासंध और भीम जो रहता है, जो सब ताकतवर पांडव रहता है, वो उनके साथ लड़ाई करते हैं, और इसके साथ जरासंध का वध हो जाता है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों जो चीजें हैं ये माइथोलॉजिकल है, पौराणिक है। अब इनके बारे में आप हिस्ट्री में प्रूव नहीं देख पाओगे, लेकिन क्योंकि हम पुराणों में लिखा हुआ है, हम हिस्ट्री जो हमारे ले रहे हैं पुराण से ले रहे हैं और महाभारत से ले रहे हैं, इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी जरासंध जो है वो किसका शासक था, वो मगध का शासक था। इसके बाद आते हैं हर्यक वंश, और हर्यक वंश वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश कैसे कहते हैं, पितृहंता वंश यानी कि जो अपने पिता को मार कर जो राजा बनता है उसको पितृहंता वंश बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। कल मैंने जब महाजनपद के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था बिंबिसार जो है प्रथम जो है सम्राट बना था मगध का। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जरासंध और वृहदत्त जो है ये पुराणों में लिखे हैं। हिस्टोरिकल तरीके से अगर हम देखें जिनके हमें प्रूफ मिलते हैं, तो बिंबिसार जो है मगध का सबसे पहला सम्राट बना था, है ना। बिंबिसार के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो मगध का पहला सम्राट बनता है। तो जैन साहित्य में इसे शैनिक कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मगध का जो पहला सम्राट था बिंबिसार, वो उसका एक और नाम क्या था, तो वो शैनिक था। और कौन से साहित्य में इसे शैनिक कहा गया है, तो जैन साहित्य में। हिंदू या बौद्ध साहित्य में इसे शैनिक नहीं कहा गया है, जैन साहित्य में कहा गया है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिंबिसार को कभी भी जो आपका है बिंदुसार, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना। बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, तो वो मौर्यन साम्राज्य में आएंगे, वो 300 साल बाद आएंगे, अभी वो नहीं आएंगे। तो ये बिंबिसार अलग है। बिंबिसार ने विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया, और उनका वंश कौन सा था, इनका वंश था जो हमने देखा था हर्यक वंश। ठीक है, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे इनका जो पहला विवाह होता लिच्छवी गणराज्य की शासक जो था चेटक, उनकी बहन चेलना से हुआ था। अब लिच्छवियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। लिच्छवी भी एक गणतंत्र था जो नेपाल की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। इनका द्वितीय विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकौशला से। कौशल के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। प्रभु श्री राम की जो माता जी रहती है कौशल्या, वो कौशल से रहती है। तो वहां के जो शासक से प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकौशला से इन्होंने शादी की थी। और तीसरा विवाह किया था मध्य प्रदेश की कुमारी राजकुमारी क्षेमा से। तो ये तीन विवाह इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जगह बिंबिसार का विवाह नहीं हुआ था।
या फिर कौन सी जगह हुआ था, या फिर आपको मेक द कॉलम करने को दे दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, बिंबिसार ने एक दो तरीके से अपने राज्य का विस्तार किया, एक तो युद्ध करके और दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके। आप देख सकते हो जैसे अकबर ने किया था मुगलों के टाइम पे, विवाह संबंध भी स्थापित किए थे और अपने राज्य का विस्तार भी किया था, कुछ कुछ ऐसा ही बिंबिसार ने भी किया था। तो अब युद्ध करके इन्होंने कैसे दूसरे साम्राज्य को जीता, तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया। अंग के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, बिहार, पूर्वी बिहार में अंग आपको देखने को मिलेगा। बिंबिसार ने वेद जीवन को अवंती नरेश जो है चंद्र प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए अवंती भेजा। अब इस लाइन का मतलब, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार के समय जो मगध था, उसके सामने सिर्फ एक ही राज्य था जो खड़ा हो सकता था, वो अवंती था। अवंती महाजनपद जो था वो बहुत पावरफुल था, वो भी इतना ही पावरफुल था जितना मगध साम्राज्य था। लेकिन जब वहां के नरेश जो थे, जिनका नाम था चंद्र प्रद्योत, उनको पीलिया एक रोग हो गया था। पीलिया एक रोग होता है, ठीक है, एक बीमारी थी। जब वो हो गया था तो उन्होंने एक वेद जो है वहां से अवंती से जो अपने उज्जैन है वहां पे भेजा था उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी घटना है कि एक राजा दूसरे राजा की हेल्प के लिए, और वो भी वो राजा जो उनके कंपटीशन में, उनकी हेल्प के लिए अपना जो है डॉक्टर भेज रहा है ना, अपना जो वैद्य है वो भेज रहा है। फिर इनकी डेथ क्यों, किस कौन करता है, तो इनकी डेथ करता है इनका पुत्र अजात शत्रु, है ना। इस वंश का नाम हर्यक वंश को हम पितृहंतक वंश बोलते हैं, जहाँ पे अब बेटे जो रहते हैं अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते हैं। कुछ कुछ मुगल साम्राज्य में आप देख सकोगे, वहां पे भी ऐसा ही होता था कि पिता को हटा के ही गद्दी ली जाती थी। तो इस टाइप से यहाँ पे सेकंड जो राजा होता है वो होता है अजात शत्रु। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मगध का सेकंड राजा कौन था, तो वो था अजात शत्रु। इसका उपनाम था कुणिक। जैसे हमने बिंबिसार का उपनाम यहाँ पे देखा था, उसका नाम था शौनिक। इसी तरीके से जो आपका अजात शत्रु है उसका उपनाम था कुणिक। इंपॉर्टेंट है, उपनाम सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये भी अपने पिता की हत्या करके बैठा था गद्दी पे। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। अब प्रसेनजीत से अगर आप यहाँ पे ध्यान रखें, तो जो पहला विवाह दूसरा विवाह हुआ था बिंबिसार का, वो प्रसन्नजीत के राजा की बहन से ही हुआ था। ये इसका मतलब इन्होंने अपने नाना जी को ही हरा दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी जो थी वैशाली उसको जीता, और कौशल और लिच्छवी दोनों को मगध में मिला लिया। यानी कि इनके पिताजी ने वैवाहिक संबंध करके इन दोनों राज्यों को मिलाया था, इन्होंने जीत ही लिया। इन्होंने वैवाहिक संबंध को हटाया और सीधा उनको कॉन्क्वर ही कर लिया, जीत ही लिया, और पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। फिर नेक्स्ट इन्होंने वज्जी संघ से युद्ध में दो नए हथियार। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं, है ना। हिस्ट्री में, यहाँ की हिस्ट्री में आपको युद्ध के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार देख लो कि वज्जी वज्जी जो संघ है, जो कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, वहां पे इन्होंने युद्ध में दो नए हथियार यूज किए थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। इनका यूज किया था और वज्जी संघ को मगध का हथियार बना दिया। यानी कि एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर और एक पत्थर फेंकने वाला स्ट्रक्चर जो कि किलो को ध्वस्त करने के लिए होता है, इन दोनों का इन्होंने यूज किया था उस समय के वारफेयर में, उस समय युद्ध में। ये बहुत पुराना टाइम है ना। और इसके बाद जो है हमारे इंडिया में जो तोप के गोले यूज होते हैं वो बाबर यूज करता है जब वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में आता है। तो सोचो कि उस समय पे ये टैंक और पत्थर फेंकने वाले अस्त्रों का यूज कर रहा था। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था, यानी गौतम बुद्ध इनके टाइम पे प्रवचन देते थे, और इन्हीं के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध को 28 वर्ष की उम्र में बोध गया नाम के स्थान जो है बिहार में, वहां पे महापरिनिर्वाण, यानी कि नहीं नहीं नहीं, 28 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और महापरिनिर्वाण बोलते हैं गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, जो कि हमने देखा था कल, कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है, तो वहां पे अजात शत्रु के समय उनकी डेथ हो जाती है। और इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ये बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म में कुल 4 जो है बौद्ध धर्म की संगीति होती है ना। उसके बाद 5-6 भी होती है, वो मॉडर्न टाइम में होती है, लेकिन जो 4 है वो हमें इंपॉर्टेंट है, हमें हिस्ट्री में वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी भी जो हत्या होती है वो इनके पुत्र के द्वारा होती है, जिनका नाम उदयन होता है। तो सबसे पहले आपके होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार को मारते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु की मृत्यु होती है उनके पुत्र उदयन द्वारा।
तो इसीलिए इसको पितृहंतक वंश बोला जाता है। ठीक है, अब उज्जैन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनके बारे में सिर्फ आपको नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं, नाम पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। उदयन का उपनाम था उदयभर भद्र, जैसे कि बिंबिसार का नाम था श्रोणिक और अजातशत्रु का नाम था कुणिक और इनका नाम था उदयभद्र। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो वो उदयभट्ट ने की थी, उदयभद्र ने की थी, जिनको उदयन भी बोला जाता है। और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया है, यानी कि राजधानी जो है राजगृह से कहाँ पे चली गई, पाटलिपुत्र। राजधानी बार बार परिवर्तित होगी, है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस राजा ने राजधानी चेंज की थी। और क्योंकि बिहार की राजधानी आज भी पटना है, पाटलिपुत्र है, इसलिए आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र किसने बसाया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे पितहंता कहा गया है, ये तो हम देख चुके हैं। पितहंता बोला जाता था क्योंकि पिता की हत्या करके आप राजा बने हैं। यह जैन धर्म का पालन करता था, है ना, जैन धर्म का पालन करता था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी हत्या किसी अन्य व्यक्ति ने चाकू से की थी, यानी कि इसको इसके बेटों ने नहीं मारा था। यहाँ पे जो दो पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसके बाद ये काम खत्म हो गया था। इसके बाद कुछ समय तक इसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य अमात्य, अमात्य का मतलब क्या होता है, अमात्य मतलब मंत्री होते थे जो इनके टाइम पे, उनको अमात्य बोला जाता था। और वो एक योग्य अमात्य था जिसको शिशुनाग नाम था, तो उसको राजा बना दिया और फिर यहाँ से शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मगध का सबसे पहला राजवंश कौन सा था, तो वो था आपका हर्यक। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कौन सा था, तो दूसरा आपका है शिशुनाग। ये क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है यूपीएससी में, है ना, राजाओं की भी पूछी जाती है और डायनेस्टी की भी पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा अच्छे से ये याद रखना पड़ेगा, टाइम पीरियड और क्रोनोलॉजी। ठीक है, इसका स्थापक था शिशुनाग था, ये जो कि हर्यक वंश में ये एक अमात्य था। और फिर बाद में जनता इसे राजा बना देती है, और इसका शासन काल रहता है 412 से 394 ईस्वी पूर्व, यानी कुल मिला के 16 वर्ष तक ये रूल करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि इसके टाइम पे जो है अवंती राज्य को जीत के मगध में मिला लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मगध जो रहता है, मगध का अगर कोई कॉम्पिटिटर कोई राज्य था तो वो सिर्फ अवंती था। और अवंती को शिशुनाग वंश का जो प्रथम संस्थापक रहता है शिशुनाग, वो जीत के किसमें, मगध में मिला लेता है। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि जो मगध है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बनने लगा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम मैप में देख सकते हैं कि ये अवंती है और जो आपका मगध है वो यहाँ पे है। तो अंग, कौशल, काशी, चेदी, अवंती, ये सारा जीत के एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हो रहा है, एक बड़ा एम्पायर किसी एक राजा के अधीन आता हुआ आपको दिख रहा है। और इससे क्या होता है, फिर यहाँ से आपका जो है साम्राज्य या सम्राट बनने की जो सोच है यहाँ से स्टार्ट होती है। और भारतवर्ष के बारे में भी यहाँ से आपको जानने को मिलता है कि फर्स्ट टाइम भारतवर्ष, पूरा जो भारत हो वो किसी एक राजा के अंडर होगा, वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने जो है अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली। अब वैशाली जो दूसरे महाजनपद की राजधानी थी, वो इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। यानी कि पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी मगध की, फिर वो राजधानी चेंज होके उज्जैन जो उसको चेंज करके क्या कर लेता है, पटना या पाटलिपुत्र, वो समय पर पाटलिपुत्र था। और फिर इसको चेंज करके आप क्या कर रहे हो, वैशाली। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी। तीनों थी, लेकिन तीनों अलग अलग टाइम पीरियड पे थी। तो इसलिए आपको इनमें से किसी को भी गलत नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशुनाग वंश के समय पे राजधानी क्या थी, तो वो वैशाली थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बिंबिसार के समय कौन सी थी, तो वो आपकी राजगृह थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उज्जैन ने चेंज करके कहाँ पे की थी, तो वो पाटलिपुत्र कर दी थी। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर शिशुशाह नागवंश का जो सेकेंड जो राजा होता है उसका नाम होता है कालाशोक। कालाशोक का उपनाम था काकवर। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए इसको समझना। इसके टाइम पे राजधानी जो थी वो पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। यानी कि पहले राजगृह थी, फिर वहां से हो जाती है चेंज पाटलिपुत्र, फिर वहां से हो जाती है वैशाली, और वैशाली से फिर से चेंज होके पाटलिपुत्र में आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कालाशोक के टाइम पे जो चीज हुई थी, जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है, वो सेकेंड बौद्ध संधि थी, इसके टाइम पे आयोजित हुई थी।
बौद्ध संगीति का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो विभिन्न विद्वान है वो मिलते हैं और जो भी सारी संप्रदाय में चीजें चल रही है, प्रॉब्लम्स अगर अगर आ रही है तो वो सारी चीजें ये समय पे देखते हैं। हर्षचरित के अनुसार महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या की। यहाँ पे आपको अगला जो है नंद वंश देखने को मिलेगा, यानी कि शिशुनाग वंश में सिर्फ दो राजा हुए, शिशुनाग और कालाशोक। और हर्षचरित एक बुक है, उसके अनुसार जो है महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या की और इसी के साथ क्या होता है, नंद वंश की शुरुआत होती है। हालांकि नंदीवर्धन महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, लेकिन ये इसके पास इतनी पावर नहीं थी। पावर किसके हाथ में थी, वो जो है पावर जो थी महापद्मानंद के हाथ में आ जाती है। अब यहाँ से आपका तीसरा राजवंश शुरू होता है जो कि है नंद वंश। ठीक है, तो यहाँ से हमने हमने दो अभी तक हमने देख लिए हैं कि दो वंश देख लिए हैं। फर्स्ट था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, और हम तीसरा वंश देख रहे हैं जो नंद वंश है। नंद वंश के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, इसलिए नंद वंश को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश में क्या क्या होता है। तो शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक थे जिनका नाम था महानंदी, उनकी हत्या कर की थी महापद्मानंद ने और नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का प्रथम जो शासक था वो महापद्मानंद था। आगे देखते हैं। बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें महाबोधि वंश, बौद्ध एक ग्रंथ है महाबोधि वंश में जो है महापद्मानंद का नाम दिया गया है उग्र सेन। पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक या एक राट कहा गया है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही पावरफुल राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा था, शक्तिशाली राजा था। इसके बाद जो है इसके अन्य नाम है उग्रसेन, सर्व छत्रांतमक और एकराट, जो कि हमने पहले से देख चुके हैं। ठीक है, और ये ग्रंथों के अनुसार महापद्मानंद जो था वो वैश्य माता का पुत्र था, यानी कि ये इंटरकास्ट मैरिज से ये पुत्र हुआ था, राजा का बेटा नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है। पुराणों के अनुसार कली का अंश सर्व संतात्मक, यानी कि सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, परशुराम का अवतार, अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला, इसे कहा गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंद वंश जो है वो क्षत्रिय वंश नहीं है, यानी राजा का बेटा ही राजा बने ऐसे सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नंद वंश जो है वो वैश्य माता का पुत्र था, तो उसके बाद भी ये क्षत्रिय बनता है और राजा बनता है और रूल करता है। महापद्मानंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, हेयई, कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण इसे एक छत्र राज्य करने वाला या एक राट या एक ही राजा कहा गया है। मतलब कि जो जो काम बिंबिसार ने शुरू किया था और उसके बाद में उनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, फिर अलग अलग वंशों ने कालाशोक वगैरह ने आगे बढ़ाया था, महापद्मानंद ने उसको सबसे ऊपर बढ़ा दिया था। यानी कि इसने इतने सारे राज्यों को मिला के एक एक कंट्री बनाई थी और वो मगध साम्राज्य कहलाया था। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मानंद की कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो वो अभी पूछ लेना है ना। कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो जब तक मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे देख लो आप कि जब हमने 16 महाजनपद की बात की थी, जब हमने 16 महाजनपद की बात की थी तब आप उसमें देखोगे कलिंग का हमने जिक्र नहीं किया था। कलिंग का जिक्र नहीं किया था, इसका मतलब ये 16 महाजनपद के समय पे जो स्टार्टिंग वाले 16 महाजनपद है उसमें कलिंग बहुत छोटी सी जगह थी। महापद्मानंद जो रहता है वो यहाँ पे भी कॉन्कर कर लेता है। इसके अलावा मैंने आपको पांचाल वगैरह वाला ये वाला एरिया भी आपको बताया है कि जो महापद्मानंद था वो यहाँ पे कवर कर लेता है। तो आप देख रहे हो कि पहले जो एरिया सिर्फ मगध इतना सा था, फिर वो अवंती को जीतने के बाद इतना बड़ा हो गया, और कलिंग और ये जो मत्स्य पांचाल वाला एरिया जीत के एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो महापद्मानंद जो था वो कितना पावरफुल राजा था, और वो एक पहली बार भारत में कोई एक राजा इतने बड़े जो एरिया है, इतनी बड़ी जो जगह है उस पे रूल कर रहा है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि कलिंग जो है, हमने अशोक के बारे में पढ़ा है कि अशोक ने कलिंग जीता था और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन कलिंग जीतने वाला वो पहला व्यक्ति नहीं था, महापद्मानंद ने उससे पहले कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग महापद्मानंद की जो कलिंग विजय है उसके बारे में हमें हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, जो कि खारवेल में सिचुएटेड है। ये भी उड़ीसा में एक जगह है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है महापद्मानंद के बारे में हमें जानना। फिर आगे हम देखते हैं पाणिनि जो है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं, वो महापद्मानंद के मित्र थे। ये एक बेसिक सी जानकारी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
महापद्मानंद के बाद जो है राजा बनते हैं वो घनानंद होते हैं, जो इनके बेटे होते हैं। ये नंद वंश के अंतिम सम्राट थे, क्योंकि इनके बाद जो है यहाँ पे जो शासन करते हैं वो मौर्य आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, जो नंद वंश के अंतिम सम्राट जो थे घनानंद को हरा कर यहाँ पे रूल करना शुरू कर देते। तो यहाँ तक हमने जो देखा, वो देखा हमने मगध एम्पायर जो था, मगध राजवंश का पूरा जो आपने स्टार्ट किया था बिंबिसार से स्टार्ट करते हुए हर्यक वंश देखा हमने, फिर शिशुनाग वंश देखा, फिर नंद वंश देखा। तीन वंश आए थे मौर्यन एम्पायर के आने से पहले, अस्तित्व में आने से पहले, चंद्रगुप्त के आने के पहले। उसके बाद ही जाके इंडिया का पहला जो है साम्राज्य बनता है। अभी भी आपने देखा कि अभी भी ये जो अभी भी जो हमने देखा, ये राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल करते हैं तब उनका राज्य जो है अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पे दक्षिण में बहुत दूर तक फैल जाता है। और अशोक जो रहते हैं वो इसको और ज्यादा एक्सपेंड करके साउथ में और ज्यादा श्रीलंका तक लेके चले जाते हैं। इसलिए उनको भारत का प्रथम सम्राट बोला जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो, या फिर यस लिख दो, या फिर आप बोल भी सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हर्षिता, पारुल, अंकिता, साक्षी, निधि, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा बोलोगे, अगर कुछ क्वेश्चन अगर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ना। नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सब समझ में आ रहा है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होता है तो पूछ सकते हो, बीच में भी कभी हैंड रेस करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ही बोलता जाऊंगा तो कभी भी आपको आपके डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलो, मैं मान रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। फिर भी अगर बीच में आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो लास्ट वंश था नंद वंश, उसका आखिरी जो सम्राट था वो हमने देख लिया, घनानंद था। घनानंद की डेथ हो जाती है, यानी कि इसको हराया जाता है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, उसके बाद हम फिर से मगध साम्राज्य पे आ जाएंगे। कि घनानंद जो रहता है लास्ट नंद वंश का सम्राट रहता है। इनके टाइम पे एक गुरु रहते हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, आचार्य चाणक्य, या फिर जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। तो वो इनके दरबार में आते हैं और इनके दरबार में उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है, और घनानंद उन्हें अपमानित करके निकाल देता है दरबार से। तो जो चाणक्य होते हैं वो जंगल में जाते हैं, यानी कि घूमते हैं, और घनानंद से बदला लेने की सोचते हैं। और फिर उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य करके एक बालक मिलता है जो जंगल में राजा बनने का नाटक खेलता रहता है, मतलब वो खुद को राजा मानता है, हालांकि वो छोटा ही बच्चा था। चाणक्य उसको सोचते हैं कि यही राजा बनेगा, और उसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, एक आर्मी बनाते हैं, और नंद वंश के जो अंतिम सम्राट थे घनानंद को हरा देते हैं, और मौर्य साम्राज्य की वो स्थापना करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट होने का उन्हें गौरव प्राप्त है, यानी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे वो जो है रूल करते थे। अब हम आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे घनानंद नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य के बारे में आगे देखते हैं। तो घनानंद जो था नंदवंश का लास्ट सम्राट था। इसके बाद क्या होता है, अब इनके टाइम, अब हम देखेंगे, क्योंकि घनानंद के बारे में इतना बताने को कुछ है नहीं क्योंकि ये हार जाता है। हम देखेंगे मगध साम्राज्य में और क्या क्या चीजें हुई थी इनके टाइम पीरियड में। तो इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब सिकंदर के भारत में आपने सुना होगा कि भारत में जो झेलम नदी है ना, हाइडेस्पाइस बोला जाता है उसको इंग्लिश में। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और भारत के एक राजा थे पोरस, छोटे से राजा थे वो पोरस। उनके बीच में युद्ध होता है जिसमें पोरस की हार होती है, या फिर बराबरी पे वो युद्ध खत्म हो जाता है। और उसके बाद सिकंदर जो था वो भारत पे, जो मुख्य भूमि जो आज का भारत है, वहां पे आक्रमण करने वाला था। लेकिन उनकी आर्मी को पता लगता है कि घनानंद के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसमें हाथी बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से उनकी आर्मी जो रहती है वो युद्ध करने से मना कर देती है, और वो पलट के वापिस जो यूनान से वो सिकंदर आया था वहीं पे वो वापिस जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन वो आक्रमण किया था भारत के जो पोरस वाला हिस्सा है, जो झेलम नदी है, जो आज के भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में, वहां पे अटैक किया था। मेन जो भारत था, जो नंद वंश था, उस पर अटैक नहीं किया था। अगर ये अटैक करता तो हो सकता है सिकंदर यहाँ पे हार जाता, है ना। तो सिकंदर यहाँ से फिर पलट के चला जाता है। आगे देखते हैं, पश्चिमी साहित्य या यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीज या नाई कहा गया है। अग्रमीज यानी किसको कहा गया है? ये घनानंद को। यानी ऐसा बोला जाता है कि घनानंद जो था क्षत्रिय वंश से नहीं था, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी, ये घनानंद क्षत्रिय वंश से नहीं था, वैश्य समुदाय से था। तो पश्चिमी साहित्य में इसे अग्रमीज कहा गया है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नंद वंश के शासक कौन से मत के पोषक थे? तो वो जैन मत को मानते थे, यानी नंद वंश के राजा जैन वंश को ही मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ब्राह्मण वंश जो था, जो राजपुरोहित या ब्राह्मण होते थे, वो क्षत्रियो के अलावा किसी को राजा मानते ही नहीं थे। तो इसी वजह से बौद्ध और जैन धर्म आए थे, जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। और जो राजा क्षत्रिय वंश के नहीं थे, तो वो लोग जैन या बौद्ध धर्म के जो पुरोहित वगैरह होते थे उनको रखते थे, क्योंकि वो इनको राजा की उपाधि देते थे। तो इसी तरीके से नंदवंश जैन मत के पोषक थे। फिर आगे क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, घनानंद को मार देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि मगध का उदय क्यों हुआ। ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, पीएस जो मेंस वगैरह होता है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मगध उदय क्यों हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी थोड़ा शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा अपन डिटेल में देख लेते हैं कि मगध ही क्यों। 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ मगध ही क्यों इतना पावरफुल हुआ कि मगध के राजा दूसरे महाजनपद पे कब्जा करके उन्होंने उन सबको जीत लिया। तो इनके रीजन देख लेते हैं, मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था अनुकूल भौगोलिक स्थिति, यानी कि ये जो ज्योग्राफी, एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में ज्योग्राफी इज एवरीथिंग। यहाँ की आपकी ज्योग्राफी कैसी है वो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी सोसाइटी या फिर आपके रिलीजन को पूरी तरीके से इम्पेक्ट करेगी। तो मगध की जो ज्योग्राफी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहां पे उपजाऊ मिट्टी थी, क्योंकि नर्मदा सॉरी गंगा, यमुना और गंगा की वेलियां सहायक नदियां जो थी पहाड़ों से अपने साथ अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी, जिसकी वजह से वहां पे फसल बहुत अच्छी होती थी। और उस समय पे सबसे महंगी जो चीज होती थी वो फसल ही होती थी, यानी कि खेत के अनाज वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। इसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग एक राष्ट्र बन पाए। वहां पे वन बहुत ज्यादा होते थे। वन से क्या होता है, वन से जो होता है लकड़ी मिलती है, और लकड़ियों से युद्ध के जो है बहुत सारी गाड़ियां वगैरह बनती थी, आपके महल बनते थे, आपके नगर बनते थे, घर बनते थे, और लकड़ियां बेची भी जाती थी। तो पैसा बहुत ज्यादा था, संसाधन भी बहुत पर्याप्त था। संसाधन में आप सबसे ज्यादा जो जानते हैं वो आयरन था, यानी कि लोहा वहां पे बहुत ज्यादा था। लोहे की खदानें थी मगध वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में कोयले की खदानें थी। तो वहां पे इन खदानों के होने की वजह से क्या होता था कि युद्ध के हथियार में लोहा जो धातु है, आयरन जो है, उसका बहुत ज्यादा यूज होता था। इन्हीं सभी वजहों की वजह से जो है मगध एक बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर बन गया। जैसे कि दूसरा था अवंती, मगध के टक्कर में एक महाजनपद था जो मगध के बराबर ही शक्तिशाली था। लेकिन अवंती यानी कि उज्जैन वाला जो एरिया है वहां पे आपको लोहे की खदानें देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही वहां पे ज्यादा वन है। इस वजह से वो अवंती से जो है पीछे हो जाता है, धीरे धीरे वो पीछे हो जाता है। सेकेंड है, राजधानी जो थी वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे जो राजधानी थी आपकी, जो मगध की राजधानी थी, वो अलग अलग राजधानी थी, लेकिन सारी जो राजधानी थी आप देखोगे कि वो नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। पाटलिपुत्र जो है, पटना, राजगृह जो है, वैशाली है, ये गंगा रिवर के आसपास ही बसी हुई थी। तो इन राजधानियों पर अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि नदी के पास अगर आपकी राजधानी है तो आपको एक तरफ से तो आक्रमण की चिंता ही नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे आपके नदी जो रहती, पानी जो रहता था वो आपको प्रोटेक्ट करता था, और आपको सिर्फ तीन तरफ ही आपका ध्यान रखना पड़ता था। तो इस तरीके से आप देखोगे नदियों की वजह से एक तरफ इनके नदी होती थी, दूसरी तरफ इनके जंगल होता था। तो दो तरफा इनको नेचुरल प्राकृतिक रूप से इनको सुरक्षा मिलती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उज्जैन और जो दूसरे महाजनपद थे उनको ये सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। उज्जैन में भी जैसे शिप्रा रिवर है, लेकिन शिप्रा रिवर गंगा रिवर के जैसी इतनी बड़ी रिवर नहीं है, वो छोटी रिवर। तो वो सुविधा भी मगध को था। तीसरा जो है नगरीकरण और आहत सिक्कों से मगध का उत्कर्ष बना। यहाँ पे मगध में जो व्यापार जो था वो बहुत अच्छा होता था। मैंने बताया कि आपको पैदावार बहुत अच्छी होती थी, अनाज अगर बहुत अच्छा हुआ है, और साथ में अगर आपके वहां पे धातु का भी खनन हो रहा है, तो उसकी वजह से व्यापार बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे व्यापार अच्छा होता था और इसकी वजह से नगरीकरण हुआ, यानी पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जैसे नगर बने, और उनकी वजह से मगध जो था बहुत पावरफुल हो गया। चौथा, मगध का समाज जो था रूढ़िवादी नहीं था। जैसा कि हमने देखा अभी कि मगध में एक वैश्य भी राजा बन सकता था, यानी कि जो नंद वंश था वो क्षत्रिय नहीं थे, और जो मौर्य वंश था वो भी क्षत्रिय नहीं था। यानी कि ये ब्राह्मणवाद को चुनौती देते थे, और ये रूढ़िवादी नहीं थे। यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म के मतावलंबी भी यहाँ पे रहते थे। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि रूढ़िवादी समाज नहीं होने की वजह से प्रोग्रेसिव समाज था, नए आइडिया को ये रखते थे साथ में। तो जिसकी वजह से मगध का उत्कर्ष बढ़ा। अगला है शासकों के साम्राज्य विस्तार की लालसा। यहाँ पे जितने भी रूलर्स हुए हैं, चाहे वो बिम्बिसार से लेके अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक,
या फिर महापद्मानंद, घनानंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे जो राजा थे ये सभी पावरफुल थे और सभी आगे बढ़ना चाहते थे, यानी एक्सपेंड करना चाहते थे। इन्होंने कभी भी अपने राज्य को अपना राज्य सिर्फ उतना ही नहीं माना, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे। इसकी वजह से मगध एक बहुत ही पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी यहाँ की, और इसकी वजह से उन्होंने आगे बढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और मगध को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। जैसे कि आज हम देख सकते हैं, मगध की हम कंपैरिजन करें तो चाइना से हम कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना और इंडिया में डिफरेंस क्या है। इंडिया भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और चाइना भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट चाइना के राजा जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। चाइना इंडिया से लद्दाख लेना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश लेना चाहता है, वो ताइवान लेना चाहता है, वो कोरिया से भी कुछ एरिया लेना चाहता है, जापान से लेना चाहता है, फिलीपींस से लेना चाहता है। 14 कंट्री जो है उनके साथ उनकी सीमा टच करती है, और सारी 14 कंट्री के साथ उनका सीमा का विवाद है। मंगोलिया से वो कुछ भूमि लेना चाहता है, तो मगध ऐसा था। और अवंती, जो भारत को हम अवंती से कंपेयर कर सकते हैं कि पावरफुल तो है लेकिन वो किसी दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता। तो ये डिफरेंस है मगध और मगध अवंती में, ये डिफरेंस है जिसकी वजह से मगध ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं महाजनपद। ये तो हमने मगध के उदय के कारण देख लिए, ये जितने भी कारण थे। लेकिन महाजनपद जो थे वो क्यों बने, 16 महाजनपद क्यों बने, उनके उदय के क्या कारण थे, वो हमने कल भी देखे थे शॉर्ट में, आज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभी आपको मगध के जो जितने भी कारण मैंने समझा वो सब समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप कर दो या फिर यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार जल्दी से हर्षिता, पारुल, साक्षी, निधि, ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे। इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या है वो भी देख लो। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो मगध का उत्कर्ष का कारण पढ़ा है कि मगध क्यों पावरफुल बना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो बाकी 16 महाजनपद है, सारे जो 16 महाजनपद है वो क्यों बने, हमें उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कि 16 महाजनपद बने ही क्यों। जब वैदिक युग या उत्तर वैदिक काल था उसके बाद महाजनपद बनने का कारण क्या था, इतना पावरफुल नगरीकरण क्यों हुआ। तो सबसे पहले इनका जो रीजन था वो था कृषि का विस्तार। मैंने आपको कल भी बताया था कि वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल था, वहां पे जो भारत के रहवासी से थे वो लोग पशुपालन करते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कृषि उत्तर वैदिक काल में लोग कृषि करने लगे, और कृषि से धीरे धीरे गांव बनते हैं और गांव से धीरे धीरे शहर, क्योंकि कृषि रहती है तो कृषि में आपको पता है कि आपको खाना कल मिल जाएगा, आपके पास अनाज का भंडारण कर सकते हो आप। तो इसकी वजह से जनसंख्या भी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जब बहुत ज्यादा वो जनसंख्या बढ़ने लगी तो उससे आपका क्या हो जाता है, नगर बनता है, नगर से महानगर, जैसे जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे आज भी हो रहा है कि एक छोटा गांव है, गांव से शहर बनता है, शहर से तहसील, तहसील से जिला बनता है वो, और फिर एक महानगर मुंबई जैसा वो बन सकता है। सेकंड होता है युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजाति अन आर्यों के संपर्क में आई, है ना। अब यहाँ पे आर्य और अनार्य का आप देख लेते हैं। आर्य और अनार्य क्या होते हैं, आर्य वो लोग होते हैं जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं, जो चारों वेदों को मानते हैं, जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते थे, और जो गंगा के मैदान के भागों में रहते थे, तो उन सभी को हम क्या मानते हैं, आर्य। अब अनार्य क्या हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्य की थ्योरी माना जाती है कि इंडिया, या तो इंडियन हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये इंडिया से थे, लेकिन बाहरी जो विदेशी हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि ये बाहर से आए थे। इनके आने के पहले भारत में जो जंगल थे, जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कुछ जंगल है, या साउथ इंडिया में जो जंगल है, यहाँ पे जो लोग रहते थे उन सभी लोगों को इन लोगों ने क्या बोला, अनार्य। आर्य लोग जो आर्य संस्कृत को नहीं मानते थे उन सबको अनार्य बोला। यानी कि द्रविडियन लोग जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनको, या फिर जो जंगलों में रहते थे जो ट्राइब्स वगैरह है, उनको अनार्य बोला जाता था। तो जब आर्य और अनार्य संपर्क में आए तो ये लोग द्रविडियन या फिर ट्राइबल लोग जब आर्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो इनके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और फिर महाजनपद का उदय होता जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जनपदों के एकीकरण से महाजनपदों का निर्माण हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनयिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के कारण अधिक विकसित हुए। अब अधिक विकसित हुए, जैसे हमने मगध का एग्जांपल देख ही लिया है कि क्यों वो अधिक विकसित हुआ, वो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है महाजनपद कालीन प्रशासन। अभी तक हमने जो पढ़ा महाजनपद की भौगोलिक स्थिति पढ़ी और वो क्यों उदय हुए ये पढ़ा। अब हमें देखना है कि वहाँ पे राजा वगैरह जो है वो शासन कैसे करते हैं। हमने राजाओं के बारे में भी पढ़ लिया है कि वो लोकतांत्रिक या राजवंशीय तरीके की शासन व्यवस्था होती थी, लेकिन उसका डिटेल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई। जो कि उत्तर वैदिक काल में राजा की संकल्पना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई, यानी राजा के अधिकार क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है, राजा कैसे बना जाएगा, ये सारी चीजें अधिक स्पष्ट हुई और उनको लिखा जाने लगा यहाँ से। राज्य अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे, गढ़ाने की जगह यहाँ पे आएगा बढ़ाने लगे थे, है ना। बढ़ाने लगे थे मतलब पहले जो राज्य था वो एक निश्चित जगह पे होता था, लेकिन अब क्या हुआ, राजा जैसे मगध को हमने देखा तो राजा क्या करने लगे, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने लगे। एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज हुई, चेंज हुआ, वो है स्थायी सेना रखी जाने लगी। उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं होती थी, जब भी राजा को जरूरत होता था तो राज्य के नागरिक ही सेना बन जाते थे, लेकिन अब क्या है, एक पेशेवर सेना रखी जाने लगी और एक सेना को अभ्यास भी कराया जाता था। अगला है, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और गांव के ऊपर खटिक व द्रोणमुख आते थे। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि गांव जो है शासन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि अगर आपको कोई भी रूल रेगुलेशन लाना है तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव था। आज भी ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ देश में सबसे छोटी इकाई जो होती है शासन की वो ग्राम ही होता है। ठीक है, गांव को आप अलग अलग वार्डों में बांट सकते हो, लेकिन ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। कौन कौन से कर लिए जाते थे, तो वो थे बलि, भाग एवं कर। कर का नाम ही, टैक्स का नाम ही टैक्स है ना। तो तीन तरह के कर लिए जाते थे, बलि, भाग और कर। बलि का काइंड ऑफ गिफ्ट होता था, भाग जो होता था वो 1/6 होता था, यानी कि आपने अगर 60 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए आपको देना पड़ेंगे, अगर आपने 6 रुपए कमाए हैं तो 1 रुपया आपको गवर्नमेंट को या सरकार को या राजा को देना होगा। तो ये था। ठीक है, नेक्स्ट था, कर देने वालों का आधार बढ़ा। अब शिल्पी और व्यापारी नए करदाता थे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो नए नए लोग आ रहे हैं, जैसे कि व्यापारी थे, शिल्पी थे, नए नए जो बिजनेसेस आ रहे हैं, तो उनसे भी कर लिया जाता था। इसके पहले कर किससे लिया जाता था, वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जो किसान होते थे सिर्फ उन्हीं से कर लिया जाता था, लेकिन अब व्यापारियों से भी कर वसूला जाने लगा। अब ये जैसे कि एक शोल्की करके कर है, ये एक अधिकारी था जो व्यापारी से कर वसूलता था, जिसे आप टैक्स से इंस्पेक्टर बोल सकते हो, टैक्स से जो वसूल करता है। तो शोल्की के एक व्यक्ति था, एक अधिकारी था जो कर वसूलता था। इस टाइप की जो क्वेश्चन है बहुत आते थे कि महाजनपद काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। टुंडिया व अकासिया ये क्या थे, ये उग्र अधिकारी थे, ये उग्र तरीके से यानी कि मारपीट करके कर वसूलते थे। आगे देखते हैं, इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ, स्वतंत्र नौकरशाही और स्थायी सेना मुख्य विशेषता बन गई। राजतंत्र यहाँ पे हम देखे जाएंगे धीरे 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 बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा भारत में, और नौकरशाही स्थायी सेना रखी जाने लगी। और स्वतंत्र नौकरशाही का मतलब होता है कि नौकरशाही जो आपके राज्य में आपके मंत्री वगैरह है परिषद में, वो भी अब यहाँ पे थोड़े फ्री हो गए। हालांकि वो राजा के अधीन ही आते थे, लेकिन वो अपने लेवल पे भी कुछ डिसीजन ले सकते थे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब राज्य जो है वो छोटे नहीं है, बड़े होने लगे। अब बड़े होने लगे तो उस समय पे आज की तरह फोन तो था नहीं कि आप मगध में राजा है और उज्जैन में जो है उनका मंत्री बैठा हुआ है और वो उसी समय पे फोन करके कोई डिसीजन लेना है तो वो उस समय पूछ सके, ऐसे नहीं होता था। तो कुछ अपने लेवल पे डिसीजन अधिकारी भी ले सकते थे। ठीक है, आगे वत्सकार यानी मगध और दीर्घचारण कौशल इस काल के मंत्री थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये मंत्रियों के नाम थे, मतलब मगध में मंत्री को वत्सकार बोला जाता था और दीर्घचारण कौशल नाम के महाजनपद में बोला जाता था। तो इतना ही डीप में हमें नहीं जाना। फिर जो ग्रामीण ये ग्राम सभा का प्रशासनिक अधिकारी था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है कि इस काल में कानून और न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ से मतलब पहले भी कानून और न्याय व्यवस्था थी, लेकिन वो ज्यादातर जो होती थी वो व्यक्ति के, राजा के विवेक पे था कि राजा जिसे चाहे 5 साल की सजा दे दे, जिसे चाहे 10 साल की सजा दे दे, तो वो राजा के ऊपर था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसको रिकॉर्ड किया जाने लगा और एक बुक में इसके बारे में लिखा जाने लगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस काल में सभा एवं समिति का महत्व लगभग समाप्त हो गया क्योंकि राजशाही मजबूत हुई, जो राजा है वो सभी डिसीजन लेने लगा। तो अब मंत्री और परिषद वगैरह से डिसीजन मेकिंग में इतनी चीजें नहीं पूछे जाती थी। इस कारण में इस टाइम पे राज्य बड़े बड़े हो गए, जातीय संगठन प्रभावी होने लगे। यानी कि अगर आपके राज्य में आप शिल्पी हो, व्यापार करते हो, तो व्यापारी लोग उनका एक अलग गुट बन गया। अगर आप किसान हो तो उनका गुट अलग बन गया, लोहा सोना का गुट अलग बनने लगा। और यहाँ पे जातीय प्रथा जो उत्तर वैदिक काल में कठोर होनी शुरू हुई थी, यहाँ पे और ज्यादा कठोर होने लगी।
सभा और समिति के कार्य स्वतंत्र नौकरशाह करने लगे, ये हम पढ़ चुके हैं। सभा और समिति यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है महाजनपद के बारे में पढ़ा है। महाजनपद काल कैसे शुरू हुआ, उसके बाद मगध साम्राज्य कैसे स्टार्ट हुआ, मगध के बाद हम मौर्य साम्राज्य तक पहुंचे, और मगध के विभिन्न मगध साम्राज्य में जितने विभिन्न पद थे या विशेषताएं थी और उनका उत्कर्ष क्यों हुआ वो हमने पढ़ा। यहाँ तक आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? निधि, हर्षिता, कोमल, पारुल, देख लो यहाँ पे आपको कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थैंक यू सो मच पारुल। एंड अगर आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से माइक ओपन करके अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है आपका? निधि, हर्षिता, कोमल, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला था, जो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है ना, 40 to 50 मिनट्स होते हैं। तो उसमें आपको मैं जितना बता सकता हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बट आपको क्या करना है, अब जाके जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड है उसको अपने बुक्स वगैरह से पढ़ना है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना पारुल एंड हर्षिता, है ना? तो अब आपको क्या करना है, देखो मेरा काम एज ए टीचर ये है कि आपको गाइडेंस दे मैं, है ना? आपको गाइडेंस देना मेरा काम है। मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि आपको ये चीजें करनी। तो अब यहाँ से जाके आपको बुक से पढ़ना है महाजनपद काल, और अगर आपकी जब नेक्स्ट क्लास होती है एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें अगर कोई आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है तो वो आप आके पूछ सकते हो। टेक मी टाइम पे आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ जाके टेस्ट से भी ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ के आए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग ऑल ऑफ यू।